कानून के नए पन्ने खुल रहे हैं। लेबर्स के नए अधिकार एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। इंडिया ने अपने 29 लेबर कोड्स को सिंप्लीफाई करके 4 न्यू लेबर कोड्स में परिवर्तित कर दिया है। आज हम जानेंगे इन न्यू लेबर कोड्स का कंप्लायंस क्या है। इसको बताने के लिए हमारे साथ हैं लेबर लॉ एक्सपर्ट एडवोकेट ब्रजेश मिश्रा जी। सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत नमस्कार। और आपके बारे में सुनता रहता था, आज आपने अवसर दिया, आपको धन्यवाद। और हमें लगता है कि आज जो हमारा ये डिस्कशन होगा जी सर। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जी सर, ये जो इंडिया ने न्यू लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस करे हैं और अपने 29 कोड्स को ख़त्म कर दिया है, इसका क्या कारण है? 29 लेबर कोड्स इज इक्वल टू 4 न्यू कोड्स। इसके बारे में बताएं दर्शकों को। आप इस बारे में देख रहे होंगे कि समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन होता है और चीज़ों को युग के अनुसार परिवर्तित करना होता है। वर्तमान सरकार का फोकस अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को। हमारी आबादी अभी तक कृषि प्रधान देश होने के नाते मैक्सिमम लेबर फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 70% कृषि पर आश्रित थी। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जब लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेसमैन पैसे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? उन्हें एक बिजनेस करने में ईज़ ऑफ डूइंग का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है उस पे सरकार ने ध्यान दिया है। तो अभी तक क्या होता, जैसे ही आवश्यकता हुई वैसे एक नया कोड बना दिया, एक नया एक्ट बना दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, जिससे दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के अंदर एक क्लियरिटी हो जाएगी, कंप्लायंसेस कम होंगे, एम्प्लॉई को अपने अधिकार के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सर, अगर हम एक एक लेबर कोड को देखें तो इनकी की हाइलाइट्स क्या हैं? आप देखिए, सबसे ज़्यादा एक संकट था डेफिनेशन का। एम्प्लॉई की डेफिनेशन ले लें, वर्कमैन की डेफिनेशन पे बात करें, या हम देखें वेजेस क्या है, बेसिक वेजेस क्या है, वो अलग अलग चीज़ में, पीएफ में अलग है, ईएसआईसी में अलग है, इंडस्ट्री में अलग डेफिनेशन है। इस रिफॉर्म के ज़रिए सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया कि क्लियरिटी हो गई, एक डेफिनेशन उस सब के ऊपर लागू है। मतलब सर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डेफिनेशन है तो वो कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इन सब में सेम पैरामीटर्स हैं उसके। आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है या कोड ऑन वेजेस, जी उसमें वेज को डिफाइन कर दिया गया। उसका एक क्लियरिटी आ गई कि किसी भी एम्प्लॉय के जो सैलरी होगी उसमें जो बेसिक वेजेस होगा वो होगा बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेंशन अमाउंट, दैट इज़ बेसिक वेजेस। यानी आपको जितनी भी कंप्लायंस करनी है उसके लिए जब आप देखेंगे तो इन कंपोनेंट को आप इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये अगर आपका जो भी वेजेस होगा, अदर अलाउंसेस 50% इस अमाउंट का, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर अभी तक क्या करते थे कि किसी भी एम्प्लॉय, चूँकि बेसिक पर ही सारी कंप्लायंस करने होते हैं, तो वो अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए बेसिक कम रखते थे। अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक कम है तो उसका जो पीएफ डिडक्शन होगा वो कम उसके खाते में जाएगा। तुरंत तो बहुत इजी लगता है एम्प्लॉय को कि आज मैं टेक होम सैलरी ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब वो रिटायर होता है या उसकी जॉब ख़त्म होती है तो जो एक अमाउंट उसको मिलता है फ्यूचर के लिए वो कम होता है। आज सरकार ने क्लियर कर दिया है कि बेसिक में आप बेसिक से 50% से ज़्यादा अदर अलाउंसेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने प्रायः देखा होगा, लोगों की सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ है लेकिन बेसिक उनकी 60,000 है। फेयर नहीं था। तो इसलिए कानून जहाँ एम्प्लॉय के फ़ायदे के लिए है वहाँ एम्प्लॉयर के लिए, तो मेरी दृष्टि से बहुत ही बैलेंस रिफॉर्म है। इसे हम सबको वेलकम करना चाहिए और इसकी सही स्पिरिट में इसको लागू भी करना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अच्छा सर, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को कैसे रीडिफाइन करता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो डिफिनेशन है
तो आप देखें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट चलता रहा अभी तक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ जजमेंट में एक क्लियर कर दिया कि एक्चुअल में वर्क फोर्स का जो वर्कर है या एम्प्लॉय वो क्या ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसके क्या पावर से, वो जो डिजिग्नेशन वर्ड है वो मैटर नहीं करता है। एक्चुअल में वो क्या पावर एंजॉय करता है उससे वो है कि वो वर्कमैन है या वो एम्प्लॉय है, वो सुपरवाइजरी कैटेगरी में है, मैनेजर है या वर्कर है। अभी इस जो नया कोड बना है जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और आपका ट्रेड यूनियन एक्ट, इन सबको मिला के बनाया गया है। इसका सिस्टम अच्छा बना दिया गया है, जहाँ एम्प्लॉइज़ अपने अधिकारों के लिए क्लियरिटी के साथ आ सकते हैं, वहाँ एम्प्लॉयर को भी पता है कि इसके ये राइट है। कई प्रोविज़न इसमें किया है। नॉर्मली एम्प्लॉय अपने चाहता है एक जॉब की सिक्योरिटी, साथ में एम्प्लॉयर भी चाहता है कि अगर मैं किसी एम्प्लॉय से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मेरे पास इसको निकालने का राइट होना चाहिए। तो जो इसमें वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, उसमें एक फिक्स टर्म भी रखा गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय में एम्प्लॉय को भी पता है कि मेरी सैलरी इतने दिन तक है, और एम्प्लॉयर को पता है अगर अच्छे रिलेशन है, अच्छे परफॉर्मेंस है तो वो रिन्यू हो जाएगा, नहीं होगा तो दोनों अपने लिए दूसरे रास्ते देख लेंगे, तो कहीं और जॉब देख लेगा एम्प्लॉयर कोई और एम्प्लॉय कर ले, तो डिस्प्यूट के चांसेस कम हैं। ओके, और सर ये जो स्ट्राइक से रिलेटेड जो लॉज चेंज हुए हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं प्रायर लॉज के कंपैरेटिवली। देखिए, जहाँ एम्प्लॉय या वर्कर का फंडामेंटल राइट है अपने हक के लिए लड़ना, उसको उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। वहीं एम्प्लॉयर का राइट है बिजनेस तो में तो पैसा इन्वेस्ट करता है, तो दोनों में बैलेंस रखा गया है। स्ट्राइक प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप काम रोक भी नहीं सकते। तो जो इसमें प्रायर नोटिस और वो सारी चीज़ें जो कंप्लायंस करने के लिए यूनियन पे लगाई गई हैं, दैट इज़ आई थिंक ठीक है। वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वर्कर के अगेंस्ट है। ओके सर, एक नया कोड इंट्रोड्यूस करा गया है जिसने पुराने कुछ कोड्स को कंप्लीट अपने अंदर कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, सोशल सिक्योरिटी कोड। तो ये रिफॉर्म ओरिएंटेड है, ये क्या है, आप इस पे थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा कोड है, मैं तो मेरी दृष्टि से तो वन ऑफ द बेस्ट है। आप सबसे ज़्यादा क्या है, ESIC में आप देखेंगे 21,000 रुपये जिसकी सैलरी है वो तो उसमें उसकी कवरेज, लेकिन PF की लिमिट 15,000 है। आपको PF के लिए अलग लाइसेंस लेना, अलग अपना रजिस्ट्रेशन कराए, एम्प्लॉय का जो ज्वाइन करता है उसका फॉर्म भरना, नंबर लेना, सारी फार्मेलिटीज़ आपको करनी है। यही फार्मेलिटी आपको PF में ESI में करनी। तो जब एक कोड बन गया तो आपको एक सिंगल कंप्लायंस करनी होगी, या कहें तो कंप्लायंस के मामले में तो बहुत ही अच्छा एक यूनिफॉर्म हो रहेगा, और आपको 2 कंप्लायंस करनी पड़ेगी जो ऑनलाइन होगी, कोई दिक्कत नहीं। और एम्प्लॉय के लिए भी पता है कि मेरी ये कंप्लायंस हैं, और उसमें कैसे वो उसके बेनिफिट्स लेते हैं, उसके लिए बहुत ही इजी होने जा रहा है सब कुछ जी। अभी हमारे रूल्स जो हैं वो फाइनल नोटिफाई नहीं हो रहे हैं, प्रपोज तो आ गए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी विद इन वीक्स या 10 डेज में आ जाएंगे। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए कंप्लायंस और उनके अधिकारों को जानने के लिए, उसका बेनिफिट उठाने के लिए दोनों को बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। अच्छा सर, ये गिग वर्कर्स को जो इंक्लूजन्स मिले हैं और उनको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, रियली ये एक नई चीज़ है जी। सोशल सिक्योरिटी। देखा जाए तो
भारतवर्ष में हर आदमी को चाहिए। स्वास्थ्य को लेके या जॉब की सिक्योरिटी नहीं होना, तो इस दायरे को बढ़ाने के लिए आप अगर किसी को ESIC के बेनिफिट दे देते हैं तो उसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाते हैं कि इमरजेंसी कभी हो गई उसकी फैमिली और वो बीमार हो गए, जिससे उसका रोजगार भी जाता है और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। और गिग वर्कर्स के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी या कोई ला नहीं था, जबकि वो बहुत रिस्की जॉब है उनका, इसलिए उनको इंक्लूड करना बहुत ही अच्छा कदम है। अच्छा सर, जो एक सवाल HR और एम्प्लॉयर्स के दिमाग में चलता रहता है वो है इम्प्लीमेंटेशन रूल्स का। जी। तो ये जो न्यू लेबर कोड्स हैं इनकी क्या इम्प्लीमेंटेशन रियलिटी है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, अभी पीरियड क्या है, हम नए को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं और पुराने अभी लागू हैं। लेकिन अगर कानून की स्थिति देखें तो जिस दिन गवर्नमेंट ने नवंबर 2025 में नोटिफाई कर दिया, इट मीन्स एप्लीकेबल हो गए हैं कोड। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्रेच्युटी, किसी एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी अगर आज की डेट में हमें कैलकुलेट करना है तो जो नए कोड लागू हैं इसके अनुसार कैलकुलेट होगा या पुराने जो हमारे चल रहे थे लॉ उसमें। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक वेजेस क्या है वो देखना पड़ेगा। तो आज की डेट में बेसिक प्लस DA प्लस रिटर्न अमाउंट, वो सैलरी मान के, वेजेस मान के आपको ग्रेच्युटी कैलकुलेट करनी होगी। इट मीन्स ग्रेच्युटी के बारे में जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। सर, इसको ग्रेच्युटी का जो है लॉ अभी इन प्रेजेंट, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई। देखिए, एक इसमें बहुत सिंपलीफाई करता हूँ इसको सिंपल तरीके से। ग्रेच्युटी कब एप्लीकेबल है? 5 साल पे। कोई एम्प्लॉय लगातार 5 साल काम करता है या उसकी डेथ हो जाती है, फिर तब वो उसको पे बने। लेकिन अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है और कोई एम्प्लॉय 2 साल के लिए है तो उसे 2 साल की ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन एक रेगुलर एम्प्लॉय है तो उसको 5 साल बाद ही मिलेगी ग्रेच्युटी। ऐसा नहीं है कि किसी ने 3 साल काम किया तो वो ग्रेच्युटी के लिए हकदार हो गया। इस चीज़ को क्लियर समझना चाहिए हमें। एक रेगुलर एम्प्लॉय 5 साल काम करेगा तो उस मिला है कई बार 4 साल 8 महीने में भी अगर वो है तो उस पे जजमेंट है। लेकिन फिक्स एम्प्लॉयमेंट में अगर वो साल भर के लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है, तब आपको ग्रेच्युटी देनी होगी। ओके। और अगर हम सर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो एक एम्प्लॉय के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और एक एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं न्यू लेबर कोड्स के? देखिए, देखा जाए ना तो एम्प्लॉय को इस समय लगेगा कि मेरी जो टेक होम सैलरी है वो थोड़ी सी कम हो गई, और एम्प्लॉयर के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई है। मैं कई ऐसे इंडस्ट्रीज को जानता हूँ जिनका 10-10 लाख रुपए महीने का इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट आ रही है, तो उनको करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए तो है ये, बट आई थिंक कि थोड़े दिन में दोनों में एडजस्टमेंट हो जाएगा। अभी रिसेंट में देखा तो हरियाणा स्टेट ने हमारे मिनिमम वेजेस में बहुत हाइक की है, तो उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। एम्प्लॉयर अपनी दृष्टि से सोचता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी आ गई है, लेकिन ये चीज़ें समय के साथ होंगी, तो उसे भी हमें एक्सेप्ट करना। सर, बीइंग अ लेबर लॉ प्रोफेशनल, बीइंग अ लेबर लॉ एक्सपर्ट, आपको एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स को क्या प्रोफेशनल टिप है आपकी तरफ से? सबसे पहले एम्प्लॉय की ही बात कर लेते हैं।
देखिए, इस लेबर रिफॉर्म में मैंडेटरी कर दिया है कि हर एम्प्लॉय को उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर को अच्छे से पढ़िए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से गो थ्रू करिए, उसके बाद उस पर साइन करिए। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि आपकी सैलरी कितनी है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइए कि सीटीसी जो लिखा हुआ होता है, एक टर्म्स आजकल बहुत प्रचलन में है, सीटीसी। जो सीटीसी लिखा हुआ है वो आपकी सैलरी एग्जैक्टली है नहीं, वो एक कास्ट टू कंपनी है कि आपके ऊपर कंपनी को कितना खर्च करना पड़ेगा। इसमें जो आपकी सैलरी है इन हैंड, जो लीगल कंप्लायंसेस के लिए आपकी पार्ट सैलरी के पार्ट से डिडक्शन होगा वो, साथ में एम्प्लॉयर का जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कंप्लायंस में जो उसके ऊपर मॉनेटरी कॉस्ट आएगी, वो सारी कुछ शामिल है। सपोज किया कि आपकी कोई एक्स अमाउंट है जो आपकी सैलरी, तो उसमें आप पीएफ के मेंबर हैं तो पीएफ डिडक्शन होगा, ईएसआईसी का डिडक्शन होगा। फिर एम्प्लॉयर का जो पार्ट है वो भी आपके सीटीसी में ही लिखा रहे। इसलिए दोनों चीज़ों को समझ लीजिए कि मेरी सीटीसी क्या है और मुझे टेक होम सैलरी क्या मिलेगी, जिससे कल को जब आप कंपनी से सेपरेट होंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अननेसेसरी लिटिगेशन में आप नहीं जाएंगे। इसी तरह एम्प्लॉयर के लिए भी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करिए, जिससे बाद के दिनों में कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। ऑलवेज अवॉइड करिए लिटिगेशन में ना जाए, और कंप्लायंस पूरे करना मैंडेटरी है। एम्प्लॉयर के लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है, इंस्पेक्टर राज ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म ही हो गया, क्योंकि सभी इंस्पेक्टर अब फैसिलिटेटर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर को गाइड करें, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में उनकी सहायता करें। लेकिन अगर वो एक बार दो बार एडवाइस करने के बावजूद कोई एम्प्लॉयर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, देन वो एक्शन भी लेंगे। तो सिर्फ फर्स्ट टाइम अगर कोई आप वायलेशन करते हैं तो माइनर पनिशमेंट है, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी पेनल्टी, बट अगर उसको आप रिपीट करेंगे देन इसमें इम्प्रिजनमेंट भी इंक्लूड है। तो इसलिए छोटी सी बचत के लिए लॉ का वायलेशन बिल्कुल न करें, यही मेरी एडवाइस है। सर, ये जो आपने सलाह दी एम्प्लॉयर्स को, उसमें जो उनका सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसका ऑडिट कराने का भी प्रोविज़न है, ऐसा कुछ है उसमें? देखिए, ऐसे तो कोई प्रोविज़न नहीं मेरे दृष्टि में है कि सैलरी का ऑडिट हो, पर टाइम टू टाइम अगर कोई शिकायत मिलती है तो गवर्नमेंट उनकी इंस्पेक्शन कराती है, और इंस्पेक्शन में अगर किसी लॉ का वायलेशन सामने आता है तो नेचुरली एक्शन होगा। और अभी इतनी लीगल जानकारी अब हो गई है, एम्प्लॉइज़ को, वर्कर को, वो एक दूसरे से बात करते हैं, उनके लेबर लीडर भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लॉ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उनको है, तो अब वो किसी से कानून के जो उसके हक हैं उनसे मरहूम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस देश में कानून के हिसाब से काम करना होगा। देखिए, एक जो नए रिफॉर्म हुए हैं इसमें अगर 40 साल से ज़्यादा की आयु का कोई एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साल में एक बार उसका हेल्थ चेकअप कराए और उसका डेटा रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा? कई बार कंटिन्यूअस इल हेल्थ के चलते एम्प्लॉय काम करने लायक नहीं रहता, तो वो एम्प्लॉयर के लिए ठीक रहेगा, उसके पास एक रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे वो एम्प्लॉय को अपने यहाँ नौकरी से अलग कर सकता है। इसी तरह से एम्प्लॉय के लिए फ़ायदेमंद है
वो अपना हेल्थ चेकअप एनुअल नहीं कराता है, लेकिन 40 साल के बाद जनरली डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। तो उसको कोई बीमारी जो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है वो पता चल जाएगी और उसको इलाज जाएगा। और महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक है। रात त्रिपाली में काम करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन दी है, लेकिन साथ ही प्रोविज़न कर दिया है सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। उसको रात किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को रात में उसके घर तक छोड़ने की व्यवस्था करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा सर, ये इस समय जो मार्केट में जॉब्स वगैरह में ले ऑफ वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। स्मृति जी, अगर आपको याद हो तो जब कंप्यूटर आए थे, राजीव गांधी जी लेकर आए थे अपने देश में, हम लोग यंग थे तो बहुत शोर मचा था कि वो तो एक कंप्यूटर से इतना काम हो जाएगा कि आदमी बेरोज़गार हो जाएगा। लेकिन क्या आपने देखा बेरोज़गार हुए? नहीं हुए। ऐसे समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना हमें आना चाहिए और बिना उसके हम रह नहीं सकते, क्योंकि अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर चलना है तो उस हिसाब से अपने आप को भी ढालना पड़ेगा। आजकल आप देखते हैं एआई, और बहुत शोर मचा है कि एआई आ गया तो लोगों की जॉब ख़त्म हो जाएगी। मेरा अपना मानना है कि ऐसा होगा नहीं। एआई काम करेगा, एआई कभी मनुष्य की जगह नहीं ले पाएगा। हाँ, इसमें लग रहा है काफ़ी लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो इस बारे में लेबर लॉज में प्रोविज़न है। अगर 300 एम्प्लॉई किसी इंडस्ट्री में है तो उनको रिक्वायरमेंट के अनुसार मैन पावर को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है जैसी उसकी ज़रूरत। उसके लिए सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 300 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉई हैं तो उससे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार ने इस बारे में भी एक प्रोविज़न किया है इन लेबर लॉज में। अगर किसी को रिट्रेंच करते हैं तो एट मिनिमम 3 मंथ की नोटिस पीरियड या उसके बदले में उसको सैलरी, हर कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के लिए 15 डेज का उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिले। एक इसमें और प्रोविज़न है कि हर रिट्रेंचमेंट में उस एम्प्लॉय की 15 डेज की सैलरी सरकार के पास स्किल डेवलपमेंट फंड में जमा करनी होगी। वो पैसा कहाँ काम आएगा? सपोज करिए आज मेरी इंडस्ट्री में एक सिस्टम है काम करने का, मेरे पास काम की कमी हो गई, किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद मैंने नई मशीनें ले ली, तो मैं उस एम्प्लॉय को अपने यहाँ दोबारा बुलाऊंगा, बट उसकी स्किल तो नहीं डेवलप्ड है। तो उस स्किल डेवलपमेंट से जो गवर्नमेंट की मशीनरी जगह जगह सेंटर बनाएगी, उस एम्प्लॉय की स्किल को एनहांसमेंट करके हमारे पास भेजेगी। फिर भी अगर हम और चाहें तो एम्प्लॉयर के ऊपर है, उसकी कितनी भी स्किल उसकी डेवलपमेंट करे, बट एक बेसिक डेवलपमेंट उसका इस फंड से हो जाएगा। तो इसको आप अगर किसी की नौकरी आज छूट रही है तो ये मान के चलें कि उसकी इसकी डेवलपमेंट करके उसको रीएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कहीं न कहीं मिलेगा। सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा जो शायद आपको भी आश्चर्य लगे। लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है। आप एम्प्लॉयर के पास बैठिए तो उसको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। मैन पावर तो है बट स्किल्ड नहीं है। आप एक ढंग का बंदा देखने जाइए, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस गैप को भरना होगा, अपनी स्किल को सुधारना है, तभी आप आके मार्केट में रह पाएंगे। चलिए सर, एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं फॉर श्योर एंड शॉर्ट आंसर्स इन लेबर कोड्स। वन एम्प्लॉयमेंट लॉ रिफॉर्म मोस्ट ओवरड्यू। मुझे लगता है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक कोड आना चाहिए। बिगेस्ट चैलेंज फॉर एम्प्लॉयर्स। ये न्यू लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कंप्लायंस है उसमें क्लियरिटी नहीं चाहिए। वन इमीडिएट बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज।
सैलरी में क्लियरिटी आ गई, वेजेस की डिफिनेशन आ गया। Gig workers truly protected? Yes. और आंशिक रूप से तो हो गया है, बट अभी थोड़ी और आवश्यकता है उनके लिए। Labor code in one word, sir. रिफॉर्म, रिफॉर्म, रिफॉर्म। One advice to HR managers. बी केयरफुल, फॉलो लॉ। Most common compliance mistake. सर्विस में वेज और सैलरी का कंफ्यूजन। Message to young lawyers. ओह, यंग लायर्स, बी हार्ड वर्कर, देयर इज नो शॉर्टकट। और आने वाले दिनों में वकील की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, अपने राइट के लिए खड़े होंगे, और हर जगह वकील की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इसलिए पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़िए, बुक्स पढ़िए। बहुत ज़्यादा स्कोप है लॉयर के लिए, इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। सर, आपने न्यू लेबर लॉज पे हमें और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी, और आपसे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारी लीगल यात्रा सर के साथ आगे भी बनी रहेगी। आगे के हर एपिसोड में ऐसे कई एपिसोड्स आएंगे जिसमें सर हर लेबर कोड को अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। सर के स्मृति, आज जो डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि जो लोग भी इसको देखेंगे उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन कानून की बातें इतनी आसानी से इतने छोटे में समाहित नहीं हो सकती। तो आपकी बात बहुत अच्छी है, हम लोग फिर मिलेंगे और ये चारों कोर्ट पर एक एक कोर्ट को लेके अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे जो भी एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो या समाज का आम आदमी हो, उससे कानून के प्रति जागरूक हो, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। तो आपने अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ब्रिजेश मिश्रा सर के साथ हमारी ये लीगल यात्रा बनी रहेगी। लेबर लॉ से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। स्मृति टॉक्स लॉ पे बने रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।